हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम आपको नेक्स्ट टॉपिक मतलब हमने क्लास के अंदर मतलब स्कूल टाइम के अंदर हमने आपका जो चैप्टर स्टार्ट किया था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, उस चैप्टर को हमने यहाँ आपको 2 लेक्चर में पढ़ाया है। थर्ड लेक्चर उस टाइम पर हमने आपको कहा था कि सेल्स आर डिवाइडेड, मतलब हमारे पास क्या है कि सेल आर divided into 3 main parts, ठीक है ना, 3 main parts। और बेटा वो जो 3 मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से थे हमने आपको बताया था। सबसे पहले तो क्या था हमारे पास सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन। सेकंड पार्ट हमारे पास जो था उसके केस में बेटा पहला सेल मेम्ब्रेन की बात की हमने, सेकंड पार्ट की बात की हमने साइटोप्लाज्म, कौन सा है बेटा, साइटोप्लाज्म। थर्ड पार्ट हमारे पास था न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये 3 पार्ट्स हमने आपको बताए थे। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हमने 3 टाइप की सेल मेम्ब्रेन्स का जिक्र किया आपके सामने। और वो जो 3 टाइप की मेम्ब्रेन्स थी हमारे पास, उन 3 टाइप की मेम्ब्रेन्स में कौन कौन सी मेम्ब्रेन थी बेटा हमारे पास। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। देखिए यहाँ पर 3 मेम्ब्रेन्स हमने बताई थी, सलाइन लेयर, सेल वॉल और बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से हमने इन तीनों मेम्ब्रेन्स को हम पढ़ा चुके हैं डिटेल में। हमने इसके जो मैकेनिज्म है बेटा, इसके थ्रू जो प्रोसेसिंग होती है वो सब चीजें हमने पढ़ा दी आपको। आज हमारे पास जो नेक्स्ट आज का जो लेक्चर है हम उसमें साइटोप्लाज्म ना पढ़ा के बेटा, हालांकि साइटोप्लाज्म इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, वन इज द सेलुलर ऑर्गेनेलीज, ठीक है, और इंक्लूजन, ठीक है ना बेटा। इंक्लूजन मतलब मैट्रिक्स बोल सकते हैं, मैट्रिक्स प्रोटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ाएंगे बेटा वो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ाएंगे आज? न्यूक्लियस के बारे में हम आपको बताएंगे। तो अगर न्यूक्लियस की बात हम करते हैं तो न्यूक्लियस देखिए क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज होती है बेटा, तो न्यूक्लियस जो है हमारे पास बेटा, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज है, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड nucleus is discovered by Robert ब्राउन, ठीक है बेटा। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। और देखिए न्यूक्लियस जो वर्ड होता है बेटा, हालांकि न्यूक्लियस जो वर्ड है रॉबर्ट ब्राउन ने, उसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसको वर्ड्स का मींस न्यूक्लियस के बारे में बताया था, न्यूक्लियाई के बारे में बताया था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले लिविंग सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बेटा। अब यहां पर देखिए एक्चुअली कहां इसकी पोजीशन क्या होती है, कहां पर प्रेजेंट होता है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस की पोजीशन की बात करते हैं तो हमारे पास 2 तरीके की सेल थी बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी कौन सी थी, यूकैरियोटिक सेल। अब ये यूकैरियोटिक सेल 2 टाइप की थी बेटा, प्लांट सेल और बेटा एनिमल सेल्स, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस को न्यूक्लियस ना बोलकर बेटा हम किसके नाम से बोलते हैं, न्यूक्लियोइड के नाम से बोलते हैं। केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल से न्यूक्लियस को हम किसके नाम से बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोइड के नाम से बोलते हैं, ठीक है ना। यही न्यूक्लियोइड ही न्यूक्लियस होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस जो प्रोकैरियोटिक प्लांट सेल्स में होता है टुवार्ड्स द पेरिफेरी, ठीक है ना। पेरिफेरी क्या चीज होती है बेटा, बाउंड्री की तरफ होता है। और इसके केस में होता है इन द सेंटर ऑफ
सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस की पोजीशन है किसमें, किसी भी सेल के अंदर। अब अगर हम न्यूक्लियस के डायग्राम ड्रॉ करें बेटा कि न्यूक्लियस का क्या डायग्राम होता है, किस तरीके का होता है न्यूक्लियस, ठीक है, तो वो देखिए हम बताते हैं आपको। ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रॉ करें बेटा, तो कहां पर होता है न्यूक्लियस, कैसा होता है, ये देखिए मैं आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं यहां पर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है बेटा। इस न्यूक्लियस का डायग्राम हम बनाते हैं। देखिए इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन डिफरेंट पार्ट्स को हम आपके सामने बताएंगे। ठीक है बेटा, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, ऐसे न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर होगी। ये आउटर स्ट्रक्चर है बेटा। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर जेनेटिक मेटेरियल प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस के अंदर हमने जेनेटिक मेटेरियल ड्रॉ कर दिया बेटा। ठीक है, ये जेनेटिक मेटेरियल है। इस जेनेटिक मेटेरियल के साथ साथ इसमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है, और वो जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है बेटा, ये कंडेंसली पार्ट्स प्रेजेंट है। मैंने आपके सामने इसको ड्रॉ कर दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। देखिए मैं इसको ड्रॉ करता हूं बेटा, मैं यहां पर, आप भी इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और लिखने का काम करेंगे। ठीक है, ये सब और भी बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसे इसके अंदर, हम सब के नाम लिखेंगे बेटा। तो यहां पर हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है बेटा, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और वो डिफरेंट पार्ट कौन कौन से हैं बेटा, अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर देखिए कौन कौन से पार्ट हैं। नंबर 1, अगर हम बाहर से चलते हैं, पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, तो कौन कौन से पार्ट है, सबसे पहले ए पार्ट बेटा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए पार्ट। ये ए पार्ट है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप है। न्यूक्लियर एनवलप है, ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है आपको, दैट इज कॉल्ड द ए पार्ट। इसको हम ए पार्ट्स के नाम से बोलते हैं बेटा। ठीक है, बी पार्ट हमारे पास क्या है, हम इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियर पोर। देखिए बेटा, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये जो स्ट्रक्चर्स है बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, बी पार्ट। ठीक है ना, ये ए पार्ट है हमारे पास, ये बी पार्ट है हमारे पास। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है सी पार्ट, न्यूक्लियोलस। ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट कौन सा बेटा, न्यूक्लियोलस। दिस वन इज द न्यूक्लियोलस, ये सी पार्ट है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस के नाम से बोलते हैं। ठीक है, डी पार्ट में चलिए बेटा, नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है ना, कौन सा हमारे पास है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये जो रीजन है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, डी पार्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब जो सारे में प्रेजेंट है, सारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ई पार्ट बेटा, इसके लिए हमारे पास ई पार्ट के लिए आप क्रोमोसोम वर्ड यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना, क्या यूज कर सकते हैं, क्रोमेटिन वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, क्रोमेटिन वर्ड यूज कर सकते हो। और जो ये आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है बेटा, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड द क्रोमेटिन। ये क्या चीज है बेटा, क्रोमेटिन। अब ये सब चीजें तो क्या है हमारे पास,
क्रोमेटिन मतलब ई पार्ट जो प्रेजेंट है हमारे पास, हम इसको ई लिखते हैं बेटा, ई पार्ट जो हमारे पास है। तो इस तरीके से हमारे पास जो कोई भी सेल होती है उस सेल के अंदर न्यूक्लियस जो स्ट्रक्चर होती है बेटा उस सब के ये पार्ट्स हैं हमारे पास। अब इन पार्ट्स के फंक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर एनवलप। सबसे पहला पार्ट कौन सा, ए पार्ट न्यूक्लियर एनवलप पार्ट है बेटा। ये न्यूक्लियर एनवलप जो पार्ट है बेटा, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे न्यूक्लियर एनवलप को, तो ये कहां पर प्रेजेंट है, इट्स फाउंड अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो न्यूक्लियस का कंटेंट प्रेजेंट है उसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है बेटा। ये एक मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस को कवर किए हुए है, ताकि इसके अंदर का जो इंटरनली मिक्सचर जो कंटेंट प्रेजेंट है वो थ्रू आउट द सेल से स्प्रेड ना हो। इसके अलावा देखिए बेटा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसी प्रोकैरियोटिक सेल्स की, ये न्यूक्लियर एनवलप जो होती है सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स का कंपैरिजन किया जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती बेटा। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो उसके बेस के ऊपर हम इसको क्या बोल सकते हैं, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स में बात करते हैं तो उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं बेटा। न्यूक्लियोइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली, मतलब एक तरीके से जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट नहीं है, तो उसके बेस के ऊपर हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। उसके बाद क्या हमारे पास नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है बेटा, नेक्स्ट पार्ट है न्यूक्लियर पोर। यू नो न्यूक्लियर पोर मींस दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द न्यूक्लियर पोर। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है बेटा यहाँ पर, ये सब न्यूक्लियर पोर है। देयर आर द लॉट ऑफ नंबर्स, बहुत ज्यादा नंबर में न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। और इन पोर्स का क्या काम होता है, देखिए कोई भी सेल जो होती है बेटा उसके पास जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उस न्यूक्लियस को हमें सेल का कंट्रोल रूम बोलते हैं। तो ऐसे में किसी भी सेल के द्वारा जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं बेटा, वो सब फंक्शंस किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, किसी न्यूक्लियस के द्वारा किए जाते हैं। अब उस न्यूक्लियस के अंदर बाहर से इन्वायरमेंट के मतलब कोई सेल जो बाहर इन्वायरमेंट के संपर्क में उसके पास कोई भी सिग्नल जाता है तो वो सिग्नल कहां तक जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जाता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम ये कह सकते हैं भाई, इंफॉर्मेशन की बात तो हमारे पास वर्ड आ गया सेंट्रल डोग्मा, लेकिन कैसे भाई, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उस डीएनए का रेप्लिकेशन के लिए जो नेसेसिटी चाहिए, न्यूक्लियस को फूड चाहिए, वेस्ट को रिमूव करने की बात करते हैं, ऑक्सीजन चाहिए, वो सब ट्रांसपोर्ट जो होता है वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा हमारे पास, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस जो रीजन प्रेजेंट है। अब अगर मान लीजिए आप इस न्यूक्लियस को देखते हो तो बेटा जो ये हमारे पास ये जो आपको दिख रहा है जो ग्रीन पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस जो होता है बेटा, ये किस चीज का बना होता है, हमारे पास इस न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए जो राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस जो होता है वो राइबोसोम का जो सिंथेसिस होता है बेटा वो कहां होता है, इसी न्यूक्लियोलस में होता है। ये कोई नेसेसरी नहीं है कि हर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियोलस का नंबर फिक्स होता है। किसी सेल्स में न्यूक्लियोलस का नंबर सिंगल होता है, लेकिन बहुत सारी सेल्स ऐसी भी होती हैं बेटा जिनके अंदर न्यूक्लियोलस का नंबर से 2 भी हो सकता है और मैनी भी हो सकता है। इसका काम क्या होता है, दे हेल्प इनटू टू सिंथेसिस द राइबोसोम, और राइबोसोम विच एक्ट एज ए प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम किस चीज का काम करती है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है बेटा दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब मैट्रिक्स जो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। जो मैंने आपको यहाँ डॉटेड स्ट्रक्चर में दिखा रखा है ये मैट्रिक्स है बेटा। इसी मैट्रिक्स को हम न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से बोलते हैं। जैसे किसी भी सेल के अंदर लिविंग मटेरियल जो होता है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर इसी सब्सटेंस के बेस के ऊपर, उसकी कंपोजिशन के बेस के ऊपर उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। एक्चुअली में बेटा इसकी कंपोजिशन में क्या क्या सब्सटेंस होते हैं, देखिए इसकी कंपोजिशन में डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं बेटा, जैसे साल्ट, हार्मोन, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सब की कंपोजिशन जिसमें बहुत सारे एक्सेस में वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, पिगमेंट्स वगैरह होती हैं, विच ऑल आर द नेसेसरी फॉर द
लिविंग एंड वर्किंग ऑफ द न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस के लिए जो ये सब स्ट्रैंड्स में बता रहा हूं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब कहां पर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं बेटा। नॉर्मली जब सेल डिवीजन की बात आती है तो वहां पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी होता है और जेनेटिक मेटेरियल का डिवीजन, यानी ये जो हमने क्रोमेटिन जो वर्ड बोला है नेक्स्ट, इन सब का डिवीजन होता है। तो बेटा उस डिवीजन को कंप्लीट करने के लिए जितनी भी नेसेसिटीज की रिक्वायरमेंट होती है वो सब नेसेसिटीज कहां पर होती है? न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है ना। उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा? उसके बाद हमारे पास है क्रोमेटिन। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा है हमारे पास? क्रोमेटिन रीजन है बेटा। देखिए क्रोमेटिन रीजन जो दिखाई दे रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है, इस क्रोमेटिन को हमें सिंपल सी भाषा में डीएनए भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जेनेटिक मेटेरियल बोल सकते हैं। हालांकि ये क्रोमेटिन जो रीजन होता है बेटा, इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यू, इसको हम बोल सकते हैं यू क्रोमेटिन, ठीक है ना, और हेट्रो क्रोमेटिन, ठीक है ना बेटा, यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। इस तरीके से ये डिवाइड हो जाता है। मतलब इसके केस के ऊपर क्या होता है? सिर्फ कंडेंसेशन का फर्क होता है, मतलब पैकेजिंग का डिफरेंस होता है। उस पैकेजिंग के बेस के ऊपर ये हमारे पास टाइप बन जाती है कि कौन सा फंक्शनल पार्ट होता है और कौन सा नॉन फंक्शनल पार्ट होता है। तो बेटा ये हमारे पास जो पार्ट था न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर हमने आपको बताया कि ये क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। इस क्रोमेटिन को हम डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। अब देखिए ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो किसकी फॉर्म में है? रोड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है बेटा। रोड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ये रोड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमोसोम या क्रोमोसोम बोल सकते हो आप, ये स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास ये क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। क्रोमोसोम वर्ड, ठीक है बेटा, हमारे पास वर्ड आता है क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम। अब मैं क्रोमोसोम का डायग्राम ड्रॉ करता हूं बेटा, उसमें बताता हूं कि कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट हैं। देखिए ह्यूमन क्रोमोसोम जो होता है बेटा, वो इस तरीके से डीएनए के साथ पैकेजिंग शो करता है, डीएनए प्लस में हिस्टोन प्रोटीन के साथ वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है। और ये स्पेशल स्ट्रक्चर हम जिस तरीके से हमें ये दिखाई दे रहा है ना बेटा, रोड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये पैकेजिंग हो रही है इसमें, ठीक है। इस पैकेजिंग के अंदर आप देखिए सेंट्रल पार्ट जो प्रेजेंट है बेटा, वो यहाँ पर प्रेजेंट है, वो जस्ट डार्क पार्ट प्रेजेंट है ये, ठीक है। इस तरीके से ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम के डिफरेंट पार्ट्स हैं। मतलब मेनली 3 पार्ट्स हमारे पास होते हैं क्रोमोसोम के। देखिए नंबर 1 ये पार्ट जो दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड द क्रोमेटिड्स, ठीक है। ये जो होता है दैट इज कॉल्ड द टेलोमर, इसको हम क्या बोलते हैं? टेलोमर्स के नाम से बोलते हैं। दिस इज आल्सो द टेलोमर्स। ये जो सेंट्रल पार्ट होता है बेटा दैट इज कॉल्ड द सेंट्रोमेयर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। अब आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये क्रोमोसोम के डिफरेंट पार्ट हैं, ठीक है। अब ह्यूमन बींग्स के केस में, यानी अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स देयर आर द 4 टाइप ऑफ द क्रोमोसोम। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। on the basis of position of सेंट्रोमियर जो पार्ट प्रेजेंट है उसकी पोजीशन के ऊपर बेस्ड है बेटा। 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
देखिए उनके स्ट्रक्चर टाइप हम बताते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट केस में अगर क्रोमोसोम हमारे पास ऐसे है, ये देखिए ये क्रोमोसोम है हमारे पास बेटा, इस तरीके से ये हमारे पास क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम को आप ध्यान से देखिए, इस क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर जो है बेटा वो कहां पर प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। तो मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मीन्स पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर इन द सेंटर ऑफ द सेल क्रोमोसोम, ठीक है ना। कहां पर है, सेंट्रोमियर की पोजीशन कहां पर है, सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो फॉर्म है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, देखिए ये तो हमारे पास कौन सा था बेटा, मेटासेंट्रिक था। अब ये दूसरा सेकंड टाइप हमारे पास कौन सी है बेटा, दैट इज कॉल्ड द सब मेटासेंट्रिक। इस सेकंड टाइप को क्या बोलते हैं हमें, इस सेकंड टाइप को हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं, मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक। इसमें क्या है बेटा, एक देखिए अगर हम बात करें तो इस आर्म को हम पी आर्म्स बोलते हैं बेटा, ये पी आर्म्स है, और इसको हम क्यू आर्म्स बोलते हैं। तो इसमें पी आर्म्स और क्यू आर्म्स बोथ आर द सेम इन साइज। यहां पर आप देखिए पी आर्म्स जो है वो छोटी है और क्यू आर्म्स बड़ी है बेटा सॉरी। इसमें देखिए पी आर्म्स और क्यू आर्म्स जो प्रेजेंट है बेटा, अगर हम बात करें पी आर्म स्मॉल है और क्यू आर्म्स लार्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पी आर्म्स हमेशा बड़ी हो, क्यू आर्म्स हमेशा बड़ी होगी, नहीं, क्यू आर्म्स भी स्मॉल हो सकती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं बेटा, सब मेटासेंट्रिक के नाम से बोलते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे पास नेक्स्ट भी है, ठीक है। इस नेक्स्ट को आप देखिए, ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है ना, ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। और इस नेक्स्ट स्ट्रक्चर के केस में आप देखिए क्या दिख रहा है आपको बेटा, यहां पर दिस वन इज कॉल्ड द एक्रोसेंट्रिक, ठीक है ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक। यहां पर आप देखिए पी आर्म्स और क्यू आर्म्स में क्या डिफरेंस है। पी आर्म्स जो है बेटा और क्यू आर्म्स, उन दोनों को देखिए बिल्कुल पी आर्म्स स्मॉल दिखा रखी है और क्यू आर्म्स बड़ी दिखा रखी है। सेंट्रोमियर की पोजीशन देखिए आप बेटा बिल्कुल एंड की तरफ है, बिल्कुल एंड पे नहीं है बट एंड की तरफ प्रेजेंट है। तो इसलिए इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है बेटा हमारे पास है वो क्या है, देखिए उसमें कैसी स्ट्रक्चर होती है, ये सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। इस सेंट्रोमियर के बेस के ऊपर देखिए क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स है बेटा वो सिर्फ एक ही आर्म्स दिखाई देती है, दूसरी आर्म्स तो है ही नहीं एक तरीके से बिल्कुल इसमें, ठीक है। तो ये पोजीशन जो है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टीलोसेंट्रिक। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक, यानी बिल्कुल सेंट्रोमियर जो है वो कहां पर है, बिल्कुल एंड पे, टेल पे प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से इसके बेस के ऊपर हमारे पास क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर्स हैं बेटा। अब देखिए आपको ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है बिल्कुल पैक्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। अगर हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए की बात करते हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, यहां पर किसकी बात करें हमें, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो डीएनए जो पैक होता है बेटा वो स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम। उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं बेटा। वो एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर होती है, ऑक्टामर स्ट्रक्चर, और किसके साथ होती है बेटा, डीएनए प्लस में हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन होती है बेटा। ये दोनों की स्ट्रक्चर जुड़ के आपस में एक स्ट्रक्चर बनाती है, उस स्ट्रक्चर को हम ऑक्टामर स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे ये है हमारे पास देखिए, ठीक है ना, इसमें 8 यूनिट होती है हमारे पास, ये हो गई हमारे पास स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इसमें 8 यूनिट होती है बेटा। ये उसको H2A बोलते हैं, इसको भी H2A बोलते हैं, इसको H3, ये H3, इससे पीछे वाली जो है बेटा इसको H4, इसको भी H4 के नाम से, और ये बेटा H2B, ये पीछे वाली। अब डीएनए जो होता है बेटा वो इसके चारों तरफ रैप्ड होता है, ठीक है ना, ऐसे डीएनए जो आता है वो इसके चारों तरफ रैप्ड हो जाता है, ऐसे
ऐसे जाता है बेटा, ऐसे रैप्ट हो जाता है। इसको रोकने के लिए यहाँ पर एक प्रोटीन होती है, दैट इज कॉल्ड द H1 प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाती है, स्ट्रक्चर की लेंथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितनी होती है, 11 नैनोमीटर होती है। यहाँ पर इसकी कितनी होती है, 5.5 नैनोमीटर होती है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम। तो ये सब क्या है हमारे पास है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर बेटा ये जो पार्ट्स प्रेजेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब हमारे पास वर्ड ये आता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। देखिए बेटा न्यूक्लियस के क्या फंक्शन है, क्या रोल प्ले करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब एक सेल के अंदर न्यूक्लियस इज द सो इंपॉर्टेंट पार्ट इन ए सेल। अब उसके क्या फंक्शन होते हैं, देखिए नॉर्मली अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को वो कंट्रोल करता है। ये कह सकते हैं द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करता है। इफ द न्यूक्लियस इज रिमूव फ्रॉम ए सेल्स द सर्वाइवल ऑफ द सेल्स इज नॉट कंप्लीटेड, यानी सेल विल डाई, सेल मर जाएगी बेटा न्यूक्लियस के बगैर। हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ आरबीसी ही एक ऐसी सेल है जो विदाउट न्यूक्लियस वर्क परफॉर्म करती है, उसको हम लिविंग फॉर्म में रख पाते हैं। उसके अलावा सेल क्या करती है, इट्स रेगुलेट द सेल साइकिल, सेल डिवीजन और सेल साइकिल का जो प्रोसेस होता है बेटा उसको रेगुलेट करती है। एंड न्यूक्लियस इट कंसर्न्स, यानी न्यूक्लियस इज कंसर्न्ड विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है जिसको हम डीएनए बोल रहे हैं, वो सब एक हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कंसिस्ट करता है। और वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो होती है बेटा वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है। देखिए बेटा हमारे पास एक सिंपल सी टर्म और भी है कुछ, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल क्या होती है बेटा। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल का मतलब क्या होता है, सपोज करते हैं, सपोज नहीं बिल्कुल सही भी है, हमारी सेल जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर सोमेटिक सेल्स का अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर 46 है बेटा। मतलब जिस सेल में 46 नंबर क्रोमोसोम का है उस सेल को हम डिप्लॉइड सेल बोलते हैं, राइट। मतलब जिस सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है यानी 23 पेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड सेल बोलते हैं। अगर वो 23 पेयर को हम सेपरेट कर दे तो 23 क्रोमोसोम बच गए, 23 इसमें 23 इसमें। तो अब जब कोई सेल जिसके पास न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम है, दैट सेल इज कॉल्ड द हैप्लॉइड सेल। तो हैप्लॉइड n इज इक्वल टू 23, 2n मतलब इज इक्वल टू 46, 2n का मतलब 46 होगा। तो 46 डिप्लॉइड होगी बेटा, 23 जो हैप्लॉइड होगी। और ऐसे अगर पोलाइड ऐड करते रहे तो ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड इस तरीके से वो कन्वर्ट हो जाती हैं। तो बेटा आज हमने जो लेक्चर आपको दिया है उस लेक्चर के अंदर हमने आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया है। सबसे पहले हमने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर आपको बताई। न्यूक्लियस में स्ट्रक्चर में डिफरेंट पार्ट्स हमने आपको 5 बताए। न्यूक्लियर एनवेलप की बात की, न्यूक्लियर कोर की बात की, न्यूक्लियोलस की बात की, न्यूक्लियोप्लाज्म की बात की, बेटा हमने क्रोमेटिन की बात की। फिर हमने उस क्रोमेटिन के बेस के ऊपर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की बात की। स्ट्रक्चर में हमारे पास क्रोमोसोम जो रोड शेप का क्रोमोसोम है हमारे पास, उसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 टाइप्स के बना दिए हमने, जिसमें हमारे पास मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्टोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक हमने बनाया। उसके बाद हमने बेटा बात की किसकी, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की पैकेजिंग जब हमने की तो वहां पर न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर स्ट्रक्चर में पैकेजिंग स्ट्रक्चर बनाता है। ये पार्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है बेटा वो न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डीएनए के बारे में भी पढ़ा, मतलब हमने एक तरीके से न्यूक्लियस की इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा। लास्ट में हमने न्यूक्लियस के क्या रोल है लाइफ में, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कवर करता है। और बेटा ये एक तरीके से रेगुलेशन में सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है, सेल डिवीजन, सेल साइकिल में मदद करता है। तो आज हमारे पास इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। बेटा ये सब चीजें आपने कॉपी में राइट करना होता है, आप इसको कॉपी में राइट करें। टाइम जैसे ही मिलता है हम आपकी कॉपी को चेक करेंगे तो आप अपना काम कंप्लीट करें। थैंक यू बेटा।